Hello everyone, I welcome you all in the new series of agriculture, that is crop production technology to Rabi crops. And the today's topic of discussion is barley. जैसा कि हम जानते हैं, बारले को हम जौ के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो फैमिली है वो पोएसी है। ये एक बड़ी हार्ड क्रॉप है जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में जिंदा रह सकती है, ड्रॉट टॉलरेंट है, सैलिनिटी टॉलरेंट है, एल्कलिनिटी टॉलरेंट है। इसका मतलब इस क्रॉप को हम जो सॉयल रिकल्टिवेशन के प्रैक्टिस है उसमें अडोप्ट करते हैं। और इसीलिए इसका एक खास बात और ये रेनफेड इलाका हो, इरिगेटेड हो, हिल्स हो, प्लेन हो, सैंडी सॉइल्स हो, मार्जिनल लैंड्स हो, सबके ऊपर इसकी खेती की जा सकती है। दूसरा, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी पाचन शक्ति भी ज़्यादा है। इसके अंदर प्रोटीन का गुड सोर्स है, वाटर अवेलेबल है, गम अवेलेबल है, शुगर अवेलेबल है, स्टार्च अवेलेबल है, फैट्स कम है। यानी कि ये एक संपूर्ण पोषण आहार के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और यही इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने या किसानों को आमदनी का जरिया बनता है। बारले का हम जो अल्कोहलिक बेवरेजेज हैं उनके निर्माण में प्रयोग होता है और जो इनका वेस्ट है या स्ट्रा है वो एनिमल फीड के भी काम आता है। और बचा हुआ जो इनका जो स्ट्रा है वो लाइव स्टॉक के, पेपर इंडस्ट्री के, फाइबर बोर्ड बनाने के काम आता है। इस प्रकार इसके बारले के बहुत सारे उपयोग हैं। अगर हम बात करें बारले के ओरिजिन की, तो इसके दो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, एक नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और माउंटेनियस रीजन है अबेसियाना का, जैसे व्हीट का वैसे ही। और इस कैटेगरी के अंदर जो इस क्लासिफिकेशन है, इस सेंटर से जो आती है वो टू रो बारले होती है, हर्ल्ड होती है और आन टाइप की होती है। अभी हर्ल्ड और आन टाइप हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ जाओ। और जो दूसरा इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें जापान, चाइना, तिब्बत, नेपाल आते हैं। ये हर्ल्डलेस 6 रो वैरायटीज आती हैं और इनमें शॉर्ट आन होती है या आन होते ही नहीं है। लेकिन अगर हम इस पिक्चर में देखें तो 2 रो बारले में 2 रो होते हैं जो फर्टाइल्स होती है, और जो 6 रो बारले होती है उसमें 6 की 6 रोज फर्टाइल होती हैं। जो आज के दिन जो कल्टिवेटेड फॉर्म्स हैं वो सारी वाइल्ड स्पीसीज है, होर्डियम स्पॉन्टेनियम, उससे आती हैं। तो ये जो होर्डियम स्पॉन्टेनियम है ये 2 रो बारले है। आइए अब बात करते हैं एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की। इसका एरिया धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि किसान क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं उन फसलों की तरफ जिनको मार्केट में जिनको बेचने में आसानी हो, जिनसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता हो, जल्दी पैसा प्राप्त होता हो, एमएसपी भी जल्दी मिलती हो और मंडियाँ आसानी से मिल जाए। तो जैसे क्रॉप है व्हीट की, ग्राम की, रेपसीड की, मस्टर्ड की, सेफ्लोर की, तो इस तरह की फसलों पर लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस, कनाडा, यूएसए और स्पेन इसके उत्पादक देश है। जो हमारा देश है इसमें मेनली जो बारले कल्टीवेट होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, और ये जो हमारा व्हीट कल्टीवेशन होता था उससे भी ज़्यादा एलिवेशंस पर, एल्टीट्यूड पर इसकी खेती की जा सकती है। 4575 मीटर के एल्टीट्यूड पर इसकी खेती संभव है। अगर भारतवर्ष में देखें तो इसका एरिया बहुत कम है, 0.65 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। प्रोडक्शन 1.60 और प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 24 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास है, जो 2022-23 का आंकड़ा है। अगर हम बारले प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग, बिहार और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों, इन पे बारले का कल्टीवेशन होता है। अगर हरियाणा की बात करें तो इसका एरिया धीरे धीरे कम हुआ है। तो आज जो 2021-22 का डाटा देखें तो लगभग 1523 थाउजेंड हेक्टेयर पे इसकी खेती होती थी, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी लगभग सिमिलर सा ही 1523,000 टन है। और एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया की 24 क्विंटल पर हेक्टेयर और हमारी है 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर हरियाणा में बात करें तो हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और जो वेस्टर्न पार्ट है जींद के, रोहतक के और गुड़गांव के, उसके ऊपर खेती हो रही है। अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो राइस का कल्टीवेशन है वो बारले का कल्टीवेशन है वो कम हुआ है।
जबकि 2013-14 में ये कल्टीवेशन यहाँ था। तो इसका स्लांटिंग ये हुआ कि रिमिनेटिव क्रॉप्स की तरफ किसान ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद बात करें कि बार्ले अगर हमें कल्टीवेट करना है तो बार्ले को कैसे देखें। तो वेबर और वाइबे ने 1946 में क्लासिफिकेशन दी थी कि जो स्पाइलेट्स का अरेंजमेंट है उसके आधार पर। तो उसने 3 तरीके से बताए। एक तो वो हॉर्डियम वल्गर जो आजकल मेनली कल्टिवेटेड स्पीसीज है, ये 6 रो बार्ले है और फूड के लिए इसको उगाया जाता है। होडियम डिस्टियोन ये 2 रो बार्ले है और होडियम इर्रेगुलर ये भी 2 रो बार्ले है और ये दोनों माल्टिंग इंडस्ट्री के रूप में काम आते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है वो आंस के आधार पर, आन टाइप और आनलेस टाइप। आन का मतलब इस पिक्चर में भी आप देखोगे ये आन राइस है, जिसमें राइस के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या कहलाते हैं, आन टाइप। और जिसके अंदर ये नहीं होती वो आनलेस टाइप। तो आनलेस टाइप में क्या होता है, ये आप इसमें स्पाइक्स देख रहे हो, इसके ऊपर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये कौन से हैं, आनलेस टाइप। और इसके आनलेस टाइप में भी आगे जाके 2 सब ग्रुप हो जाते हैं, एक स्मूथ आंट्स और रफ आंट। जब जो आंट्स होती हैं वो 2 तरीके से होती हैं कि आंट स्मूथ है या नॉन स्मूथ है, रफ है। तो ये जो दोनों वैरायटी हैं, ये दोनों टाइप की जो प्रेजेंस होती है, ये किसके पार्ट है, ये आन टाइप ऑफ बार्ले के पार्ट है। अगर हम उसके बाद बात करें कि जो जब हम थ्रेसिंग करेंगे तो उसके बाद जो भूसा लगा रहे, जैसे गेहूं की थ्रेसिंग करते हैं गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, तो उस प्रकार की जो श्रेणी है वो बार्ले में पाई जाती है। बार्ले में भी क्या होगा, 2 टाइप की, एक हल्ड और एक हललेस। हल्ड का मतलब ये है जब हम बार्ले की थ्रेसिंग करते हैं तो ग्रेन के साथ उसकी चाफ अटैच रहती है, जैसे इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगी। ग्रेन है और ग्रेन के ऊपर वो भूसा है वो लगा हुआ है। और हललेस होगा जो नेकेड है, यानी जैसे हम थ्रेसिंग करेंगे तो ग्रेन अलग हो जाएगा और उसकी जो चाफ है वो अलग हो जाएगी। तो ऐसे बार्ले को हम क्या कहते हैं, हललेस बार्ले कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर स्पाइगलेट के आधार पे करेंगे तो 3, होडियम वल्गर, डिस्ट्योन और इर्रेगुलर। अगर आन के बेसिस पे करेंगे तो आन टाइप, आन के 2, स्मूथ और रफ, और आनलेस में जिसके ऊपर हुड टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसके ऊपर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। अगर क्लासिफिकेशन करते हैं हम चाफ के आधार पर तो हल्ड और हललेस। उसके बाद बात करते हैं स्टेजेस ऑफ बार्ले कि कैसे कैसे ग्रो करेगा। तो लगभग सेम स्टेज हमें व्हीट में भी देखने को मिलेंगी, जैसे जर्मिनेशन और सीडलिंग स्टेज, ये लगभग 20 से 25 दिन में जाके ख़त्म होती है। जब हमारे व्हीट में सियारा स्टेज आती है तो इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन के बाद जो कोलेप्टाइल है वो बाहर हो गई, यानी जर्मिनेशन, इमरजेंस और एस्टेब्लिशमेंट तीनों इसमें आ जाएंगे और क्राउन रूट का इनिशिएशन हो जाएगा। वो स्टेज क्या कहलाएगी, जर्मिनेशन और सीडलिंग स्टेज। उसके बाद सीडलिंग, यानी जब क्राउन रूट्स आ जाती हैं तो उनके ऊपर से टेलर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो स्टेज क्या कहलाएगी, टेलरिंग। और जो 2 रो बार्ले होता है उसमें टिलर्स ज़्यादा होते हैं, 6 रो में टिलर कम होते हैं। और जो टेलरिंग की स्टेज होती है वो लगभग 35 दिन तक चलती है। उसके बाद आती है जॉइंटिंग और बूटिंग। जॉइंटिंग का मतलब जॉइंट्स का बड़ा होना, जॉइंट्स के बीच की दूरी का बढ़ना यानी नोड्स का बढ़ना, और इंटरनोड्स की जो दूरी है उसका बढ़ना होना यानी हाइट बढ़ेगी इसकी। और बूटिंग स्टेज, बूटिंग का मतलब जब इन्फ्लोरेसेंस पत्ते के अंदर, फ्लैग लीफ के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होगी, वो स्टेज क्या कहलाएगी, बूटिंग स्टेज कहलाएगी। और यह स्टेज 55 से 65 दिन के आसपास तक चलती है। हेडिंग स्टेज, हेडिंग का मतलब इसमें भी आप देख रहे होगे, ये हेडिंग स्टेज है, ये बूटिंग स्टेज है। तो ये हेडिंग स्टेज क्या कहलाएगी, जिसमें हेड हमें बाहर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इमरजेंस स्टार्ट हो जाएगी। जब हेड स्टार्ट होगा इसका मतलब उसको आप क्या कह सकते हो, फ्लावरिंग स्टेज भी कह सकते हो। और जब फ्लावरिंग होगी तो फ्लावर में क्या होगा, एंथेसिस होगा। और सेंट्रल फ्लोरेट्स होती है उसमें सबसे पहले होगा। और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, मिल्किंग स्टेज आती है, कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइज का जो ओव्यूल है उसका डेवलपमेंट होगा, और वो स्टेज क्या कहलाती है, हेडिंग स्टेज कहलाती है। और ये 75 से 85 दिन में लगभग पूरी हो जाती है। उसके बाद है राइपनिंग स्टेज। अब राइपनिंग स्टेज वो ओव्यूल जो बन गया, अब वो ग्रेन का डेवलपमेंट होगा, ग्रेन की फिलिंग हो गई, फोटोसिंथेसिस का ट्रांसफर होगा। और क्या करेगा वो, धीरे धीरे वो जो हमारा मिल्किंग स्टेज है वो हार्ड डफ स्टेज में आ जाएगा। और उसको हम क्या कहते हैं,
हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी भी कहते हैं, जो हमारी इस क्रॉप में है, इस प्लांट के टाइप में है। उसके बाद है मैच्योरिटी और ड्राइंग, यानी जब उसकी फुल साइज सीड की बन गई और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस पूरी तरह उसने अपनी साइज भी ले ली। अब वो जब मैच्योर होगा तो लगभग 115 से 120 दिन में क्या हो जाता है, हमारी ये वाली स्टेज पूरी हो जाती है, जिसमें क्रॉप का कलर चेंज हो जाता है और नीचे वाली पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती है और हमें येलो कलर आने के बाद उसका ये समझते हैं कि उसकी हार्वेस्ट मैच्योरिटी आ गई और हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। क्योंकि रबी क्रॉप है तो कूल वेदर इसके लिए बहुत अच्छा है, और जब मैच्योरिटी का पेड़ आएगा तो इसका मतलब इस मैच्योरिटी के पेड़ में गर्मी होना थोड़ा सा लाजमी है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी थोड़ा सा ड्राई रहे तो मौसम ड्राई रहे तो फसल की उत्पादन क्षमता के लिए अच्छा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 22 से 24, यानी वेजिटेटिव स्टेज के लिए हमें 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता रहती है। जब हम बात करें ग्रोइंग पीरियड की, यानी जब हमने इसकी बिजाई करेंगे उसके बाद अगर टेम्परेचर लो है, इसका मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी और जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो हमें लगभग 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद हार्वेस्ट मैच्योरिटी की तरफ फसल जब मूव करे तो ड्राई वेदर रहे और मैच्योरिटी है वो उसके अंदर से मैच्योरिटी के टाइम मॉइस्चर कंटेंट सीड से बाहर आ जाए और ताकि हम उसको आसानी से स्टोर कर सकें। उसके बाद है जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, हम ये जानते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किसका फेवर करता है, हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ का फेवर करता है, तो डिजीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन ये फसल फ्रोस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाती किसी भी स्टेज पे। अगर पाला पड़ता है तो इस फसल को 100% नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रोस्ट खासकर जब फ्लावरिंग स्टेज पे आती है तो इसका मतलब उस टाइम उसमें एंथेसिस नहीं होती और वो यील्ड के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। जो इंटरमीडिएट ड्रोट आती है, यानी बारिश हुई फिर ड्रोट आई, फिर बारिश हुई फिर ड्रोट आई, तो क्या करते हैं, तो प्री मैच्योर राइपनिंग हो जाती है जिसके कारण हाई नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। और जब हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है तो ग्रेन्स सिविल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, अनफिट रहते हैं वो माल्टिंग पर्पज़ के लिए। तो जब यूनिफॉर्म मॉइस्चर सप्लाई और ब्राइट सनशाइन होगा राइपनिंग स्टेज पे तो वो माल्टिंग इंडस्ट्री के लिए जो भी कर्नल्स आएंगे, ग्रेन्स आएंगे, वो उत्तम क्वालिटी के होंगे। अगर हम बात करें सोयल रिक्वायरमेंट की तो सैंडी से मॉडरेट हैवी सोयल्स जो होती हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स की, हम कहते हैं ये वैसे भी नॉर्थन प्लेन्स में होता है, तो ये सारा एरिया इस क्रॉप के लिए बेस्ट है। जो पीएच की बात करें न्यूट्रिएंट से मिल्ड सैलाइन तक, यानी ये लगभग 6.5 से 8.5 तक इसको आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। मीडियम फर्टिलिटी हो, सोइल के ज़्यादा फर्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है वरना लोजिंग हो जाती है लास्ट में, और बिल्कुल ही अगर उसका फर्टिलिटी लेवल कम है तो यील्ड कम आई क्योंकि न्यूट्रिएंट की सप्लाई पूरी नहीं होगी। तो मीडियम सोइल्स पे ये राइस है, ये बेस्ट सूटेड है। सीवियर लोजिंग हो जाती है जब एक्सट्रीम फर्टाइल सॉइल्स होती है, अगर ब्लैक सॉइल्स पे लगाओगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो लास्ट में जाके लोजिंग हो जाती है। और ये क्रॉप साल्ट और अल्कली सैलाइन कोई सी भी सॉइल हो उसके लिए टॉलरेंट है, अच्छी तरह से ये ग्रो कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं बारले के रोटेशन। बारले को डबल क्रॉपिंग सिस्टम में अगर बात करें तो वहाँ जहाँ एसोड सोइल मॉइस्चर हो उस जगह पे इसका बारले का रोटेशन लिया जा सकता है। बारले को हम मिक्स्ड भी लगा सकते हैं, जैसे रबी क्रॉप्स के है, ग्राम है, पीज है, लेंटिन के साथ मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हो, इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो। और जो कॉमन रोटेशंस बारले के साथ फॉलो किए जाते हैं वो पैडी बारले, मेज बारले, सोरगम बारले, कॉटन बारले एंड सो ऑन। अगर हरियाणा की बात करें हम तो हमारे यहाँ कॉटन बारले, पर्ल मिलेट बारले, ग्वार बारले, ये मेन रीजन है जहाँ पर हम बारले की खेती करते हैं या इस रोटेशन में खेती करते हैं। अब बात करें फील्ड प्रिपरेशन की तो हमें पता है कि जब इसकी सोइंग करते हैं तो सीड साइज है वो बड़ा है, तो अगर सीड साइज बड़ा है तो हमें फाइन सीड बेड की ज़रूरत नहीं है, तो एक कॉम्पैक्ट सीड बेड और जो है वो काफ़ी है इसके सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि अगर आप उसकी लेवलिंग बाद में करते हो, प्लैंकिंग कर देते हो तो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो जाता है। तो जनरली हम ये मानते हैं 2 से 3 प्लोइंग उसके हैरोइंग आप उसके साथ साथ प्लैंकिंग कर दो तो इसकी जो फील्ड की प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाती है। अगर ये रेन फेड कंडीशंस में है
तो जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज हैं वो हमें ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी, सोइंग से पहले भी और सोइंग के बाद भी। सोइंग से पहले हम डीप प्लोइंग करेंगे ताकि मॉइस्चर हार्वेस्ट हो जाए, और उसके बाद में विंटर कल्टीवेशन करेंगे ताकि कैपिलरी ट्यूब्स टूट जाए। इस प्रकार हम इसका फील्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोइंग टाइम। तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, सॉरी सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी जिस टाइम हम सरसों की बिजाई का समय समझते हैं, लगभग सेम समय पे इसकी बिजाई होती है। और अगर इरिगेटेड कंडीशन हो तो हम 15 से 30 नवंबर, यानी हम गेहूं की बिजाई के आसपास इसकी बिजाई कर सकते हैं। BH 393 माल्ट पर्पज की वैरायटी है, ये भी 15 से 30 नवंबर के बीच बोई जाती है, और ये हरियाणा में इसका बहुत बड़ा एरिया है। और अगर हम इसके बाद जाते हैं दिसंबर में, इस 393 की हम बिजाई करते हैं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घट जाती हैं। अब इसकी सीड रेट की बात करें, अगर इरिगेटेड कंडीशन है तो 85 से 90 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेट सोन कंडीशन है तो हमें 25% बीज हमें बढ़ाकर डालना होगा, ताकि नंबर ऑफ टेलर्स हैं या नंबर ऑफ स्पाइक्स कह दो, उनकी संख्या को हम मेंटेन कर पाएँ। रेनफेड कंडीशंस है, यानी मॉइस्चर का कंपटीशन ना हो, तो हमें सीड से जो सीड रेट है वो कम रखना पड़ेगा। तो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर वाली कंडीशंस हैं, उसमें हम 75 kg सीड पर हेक्टेयर इसकी सोइंग में यूज करेंगे। ड्रिलिंग मेथड है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, सोइंग लाइन सोइंग मेथड है, ये बहुत से मेथड हम बारले की सोइंग में यूज करते हैं। अगर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो टॉप सोइल में बड़ा मायने रखता है। यदि मॉइस्चर सफिशिएंट है तो हम कैरा विधि से कर सकते हैं। अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका सफिशिएंट नहीं है तो हमें पोरा विधि से बाहर लेके सोइंग करनी पड़ेगी। रो टू रो की स्पेसिंग की बात करें तो 22 सेंटीमीटर हमें नॉर्मल जो सोइंग है उसमें हम यूज करते हैं। और अगर लेट सोन कंडीशन है तो इसका मतलब लेट सोन कंडीशन में हमने क्या किया था, 25% सीड बढ़ाया था। तो 25% सीड बढ़ाया, तो इसका मतलब उसी एरिया में हमने सीड अकोमोडेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रो स्पेसिंग है उसको 22 से घटाकर 18 से 20 के बीच में लेके आएंगे, तो हमारा जो बढ़ा हुआ सीड है वो अकोमोडेट हो जाएगा। तो जो लेट सोन कंडीशंस होती हैं उसमें क्या करते हैं, हम जो स्पेसिंग है उसको कम कर लेते हैं। उसके बाद आती है वैरायटीज। हस्कलेस वैरायटीज में करण 3, 16, 18, 19, 750, 757, हल्ड बारले जो हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी है, करण 15, 280, 87 के 392 और DL 472। इसी प्रकार अगर निमेटोड रेजिस्टेंस की बात करें तो राज किरण एक ऐसी वैरायटी है जिसके ऊपर निमेटोड का प्रभाव नहीं होता। फीड पर्पज के लिए और माल्ट के लिए हमारी हरियाणा की वैरायटी BH 393 बहुत अच्छे से यूज होती है, BH 902। रेनफेड कंडीशंस की बात करें DL 88, RD 2552। अगर सैलाइन सॉइल की बात करें तो NDB 209 वैरायटी का हम सोइंग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम हरियाणा के परिदृश्य की बात करें तो जो वैरायटियां हरियाणा में प्रचलित हैं, BG 25 औसत पैदावार 24 क्विंटल पर हेक्टेयर और 136 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 6 रो बारले है, इरिगेटेड कंडीशंस के लिए और एफिड के प्रति रेजिस्टेंट है। उसके बाद BG 105 37 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार है, 137 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। और ये इरिगेटेड लेट कंडीशंस में है। जो पहली वाली थी वो टाइमली कंडीशंस के लिए थी, इरिगेटेड कंडीशंस में ये इरिगेटेड में है पर लेट कंडीशंस में है, BG 105। BH 75 की बात करोगे तो ये 38 क्विंटल की पैदावार देती है, 136 दिन में इसकी लाइफ साइकिल है पूरी हो जाती है। और ये टाइमली सोन कंडीशंस के लिए होती है। मॉडरेटली रेजिस्टेंट है येलो रस्ट के प्रति, लेकिन ससेप्टेबल है ब्लाइट और एफिड को। अगर BH 393 की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा यील्ड है, 46 क्विंटल पर हेक्टेयर, शॉर्ट ड्यूरेशन है, 121 दिन में पक जाती है, 6 रो बारले है और रेजिस्टेंट है ब्राउन से, येलो रस्ट और मोलिया डिजीज से। और इसकी माल्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। BG 331 43 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार, 127 दिन में पक के तैयार हो जाती है और रेजिस्टेंट है मोस्ट ऑफ द डिजीज से। ब्रैकिस वाटर में सैलाइन कंडीशंस में इसको हम उगा सकते हैं। BG 338 39 क्विंटल पर एक हेक्टेयर की पैदावार, 107 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है और टॉलरेंट है रस्ट से, ससेप्टेबल है एफिड से। अगर BH 902 की बात करें तो 50 क्विंटल हाईएस्ट पैदावार देती है, 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये रेजिस्टेंट है सारी रस्ट से और इसकी पैदावार ये सूटेबल है इरिगेटेड कंडीशंस के लिए।
उसके बाद हम बात करें कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का। 6 जो बारले वैरायटीज़ हैं, इरिगेटेड हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, उनके लिए 30 kg नाइट्रोजन की, 30 kg P2O5 की और 15 kg K2O की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना है, फुल डोज पोटासियम की और फास्फोरस की, आधी नाइट्रोजन प्लांटिंग के समय दे देनी चाहिए, और जो आधी जो हमारी नाइट्रोजन बच जाती है 30 किलो नाइट्रोजन, वो हमें पहले पानी के साथ दे देनी चाहिए। रेनफेड की बात करें तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट आधी हो जाती है, यानी 30 और 15 रिस्पेक्टिवली। पोटास की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें ये सोइंग के टाइम दे देना चाहिए। एक्सेसिव नाइट्रोजन अगर आप दोगे फसल को तो लॉजिंग हो जाएगी, जिसके कारण ग्रेन की क्वालिटी भी घटेगी और माल्ट इंडस्ट्री का जो क्वालिटी होगी वो भी घटेगी। जो FYM अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी चाहे रेनफेड कंडीशंस में हो, चाहे आप इरिगेटेड कंडीशंस में हो, तो मॉइस्चर कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है इसकी। अगर इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करो आप, तो क्योंकि ये लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है, रेनफेड इलाके में बोई जाती है, तो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 2 पानी है तो एक आप टेलिंग स्टेज पे जो दोगे यानी 40 से 45 दिन पे, और दूसरी एंथेसिस पे यानी 80 से 85 दिन पे। अगर सैंडी सॉइल्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक पानी एक्स्ट्रा देना चाहिए, क्योंकि साल्ट के साथ जो वाटर की उपलब्धता है वो कम हो जाती है। तो जो अल्कली सैलाइन सॉइल है, तो हमें वहाँ पर कोई हैवी इरिगेशन नहीं देना चाहिए अंडरग्राउंड वाटर का, हमें लाइट इरिगेशन थोड़ा थोड़ा पानी थोड़े थोड़े समय पे दे देना चाहिए। तो हैवी इरिगेशन के बजाय हमें लाइट इरिगेशन कई कई बार दे देना चाहिए। ये जिससे क्या होगा कि जो साल्ट का एक्युमुलेशन है सॉइल के रूट्स के आसपास वो कम होगा और प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद आती है वीड मैनेजमेंट की बात। तो इसमें जो बात करते हैं बारले की, तो गुड कंपटीटर है, इसकी फास्ट ग्रोइंग हैबिट है। 121 दिन में तो आपने देखा हमारी फसल लगभग सारी पक के तैयार हो जाती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी वीड हैं जैसे ब्रॉडलीफ में चिनोपोडियम एल्बम आता है और नैरो वीड में फ्लैरिस माइनर और अविना लोडोसिवेनिया आती है। तो ये तीनों ही वीड इसमें कॉमन है और इनको हम आसानी से टैकल कर लेते हैं। तो पहला तो एक हैंड वीडिंग कर सकते हैं, अगर हम हर्बिसाइड पे नहीं जाएं तो फर्स्ट इरिगेशन के बाद वो यूजफुल रहती है। अगर आपको केमिकल कंट्रोल पे जाना है तो 2,4-D सोडियम साल्ट 1 kg पर हेक्टेयर 500 लीटर पानी में हमें पहले इरिगेशन के बाद दे देना चाहिए। क्योंकि पहले पानी कब दिया था हमने, 40 से 45 दिन में, तो 40 दिन के बाद हमें दे देना चाहिए। और अगर ये ना हो तो आपके पास मेटसल्फोन मिथाइल है जो हम वीट में भी यूज़ करते हैं, जिसमें सरफेक्टेंट आता है 500 ml का, उससे भी कंट्रोल हो जाती है चौड़ी पत्ती वाली वीट। या एफिनिटी का कर सकते हो आप, जिसको हम नाम से जानते हैं कार्फेंट्राजोन इथाइल के नाम से, जो 50 ग्राम पर हेक्टेयर की इसकी डोज है 500 लीटर पानी में। अगर हमारे पास मिक्स फ्लोरा है यानी ब्रॉड लीफ भी है और नैरो लीफ भी हैं, तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, एक्जिल का फिनेक्सोडेन का 1 लीटर मिक्स कर सकते हैं एल ग्रिप के साथ। मेटसल्फोन मिथाइल जिसको कहते हैं 20 ग्राम प्लस 500 ग्राम सरफेक्टेंट, और हमारी एक हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। इसके लिए पानी की मात्रा है हमें 500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये स्प्रे भी हम कब करेंगे, 40 से 45 दिन के बाद। उसके बाद आती हैं बीमारियां, रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट। ये जैसे गेहूं में आती थी, हम गेहूं में पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही इसमें भी आती हैं। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी हैं जो ब्लैक, ब्राउन और येलो रस्ट के लिए आगे हमने इसमें एडिड है। लेकिन अगर ये आपको वैरायटीज़ का ध्यान ना रहे तो आप क्या कर सकते हो, कार्बनिज्म या विटावेक्स 2 ग्राम या टूबेकोनाजोल 1 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से अगर आप ट्रीट करोगे, तब भी आप ब्लैक, ब्राउन और येलो रस्ट से आप अपनी फसल को निजात दिला सकते हो। फिर आती है कवर्ड समट, जो अस्टिलागो होर्डाई से होती है। ये हेडिंग स्टेज पे आती है मेनली। जो ग्रेन्स बनते हैं इन्फेक्टेड होने के बाद, तो उनके अंदर समट के सोराई आ जाते हैं और उनके अंदर से फालसी स्मेल आती है। और इसके ऊपर जो समट होगी ये कवर्ड होगी एक वाइट शाइनी सिल्वरी मेम्ब्रेन से, और जब इसको थ्रेशर से निकालते हो तो समट रिलीज हो जाती है, वो स्पोर्स हैं उस मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं एज एन ब्लैक पाउडर। तो इसको ट्रीट करने के लिए एक तो आप ये कर सकते हो, जो प्लांट ऑलरेडी डिजीज्ड हैं उसको आप खेत से बाहर करो और उनको आप बर्न कर दो।
दूसरा सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे हमने रस्ट के लिए किया था, कार्बनिजम का, कार्बोक्सिन का, विटावेक्स का 2 ग्राम पर केजी सीड इफेक्टिव है। रेजिस्टेंट वैरायटी हैं कुछ, K12, K18, 24 और BG 105, ये भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें भी कवर्ड स्मट नहीं आती। उसके बाद आती है स्ट्राइप डिजीज, ड्रेसलेरा ग्रामिनिया। इसकी बात करें तो ये लेट टेलिंग स्टेज में आती है, यानी जब फसल 30-35 दिन से ऊपर चली जाती तब। तो नैरो स्ट्रिप डिजीज है, ये पत्तियां हैं तो इनके स्ट्रिप्स के बीच में आएगी ऐसे, और ये सबसे पहले क्या होगी, नीचे की साइड आएगी, उसके बाद पत्ते के ऊपर आएगी। तो इसका ट्रीटमेंट भी हम बवास्टिन से कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हम समझ लें कि अगर आपको रस्ट से, समर से या स्ट्राइप डिजीज से रुकना है तो आपको कुछ याद ना रहे तो आप बवास्टिन 2 ग्राम पर केजी सीड का ट्रीटमेंट कर दो, उससे कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप फोलियर स्प्रे कर सकते हो डाईथेन M45 का 0.2% का, जब आपको डिजीज दिखाई दे। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ लगभग वही है जो आपकी कवर्ड स्मट में थी, K12, 24, 125, विजया C164, BG 105 और BH 87। इन वैरायटियों को आप लगा सकते हो, जिससे कि आप इन डिजीज से आप छुटकारा पा सकते हो। अब बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की। तो बारले में कोई ऐसा बड़ा इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं होता, उसमें टर्माइट का अटैक होता है। हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्लोरपायरिफॉस से, फॉर्मेथियोन 25 cc से 6 ml के डोज होती है इसकी पर केजी सीड के हिसाब से। एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 1 हेक्टेयर एरिया के लिए, और उसमें ये इंसेक्टिसाइड मिक्स करके हम सीड्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे, और इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे हम ड्राई होने के लिए, और उसके बाद हम सोइंग कर देंगे। इस प्रकार हम इन जो टर्माइट का अटैक होता है उससे भी अपने फसल को बचा सकते हैं। मैंने देखा है शहर करीब से तेरे जाने के बाद, दीवारों की भीड़ थी बस तेरे जाने के बाद। बहुत लोग मिले जिंदा भी थे पर मरे हुए, यूं मरघट के आलम में कटी रात तेरे जाने के बाद। मैं पूछता रहा दिल से क्यों जी निकलने को है, हवा भी रही चुप कम वक्त तेरे जाने के बाद। वो जो कमरा था पूरा सजा हुआ, माही मैंने बिखेर दिए सब सामान तेरे जाने के बाद। तो दोस्तों, रबी क्रॉप्स की इस श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।